नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ RL पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। आज हम BSc फर्स्ट ईयर के पेपर सेकेंड यूनिट 3 का एक चैप्टर, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, परिक्रमण ठोस का आयतन। तो ये जो टॉपिक होगा वो 4 वीडियो लेक्चर में कवर होगा। जो पहला वीडियो है उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 3 लेक्चर्स होंगे उसमें अलग अलग कैटेगरी के जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले हम समझते हैं कि ये परिक्रमण ठोस क्या है। तो ज्योमेट्री में हम ये जानते हैं कि यदि कोई पॉइंट फिक्स रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो उससे कर्व बनता है। अब यदि कोई कर्व फिक्स रूल को फॉलो करते हुए, ये जो मूवमेंट होगा ये 2 डायमेंशन में होगा। अब यदि कोई कर्व किसी फिक्स रूल को फॉलो करते हुए चलता है या घूमता है तो उससे सरफेस बनता है। मतलब पॉइंट के चलने से कर्व और कर्व के चलने से सरफेस बनता है। इसी तरीके से यदि सरफेस किसी फिक्स रूल को फॉलो करते हुए मूव करे, यहाँ पर सरफेस का मेरा मतलब है कोई फिक्स एरिया से है। तो यदि कोई सरफेस किसी रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है तो उसमें जो जनरेट होता है वो सॉलिड जनरेट होता है, ठोस जनरेट होता है। उसको हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लीजिए हमने सेमी सर्कल ले लिया। अब ये बाउंडेड सरफेस है या एरिया है, आप कह सकते हो। यदि ये जो सरफेस है इसको हम इस लाइन, अब ये सरफेस यहाँ पे बाउंडेड है या जो एरिया है वो बाउंडेड है। यदि इसको हम इस लाइन के चारों तरफ रोटेट करें या रिवॉल्व करें तो इससे आपको स्फीयर मिलेगा। स्फीयर की डेफिनेशन में भी आपने इसको पढ़ा होगा। इसी तरीके से मान लीजिए हमने एक आयत ले लिया और ये इससे बाउंडेड एरिया है। अब यदि हम ये जो सरफेस, ये जो एरिया है, इसको इस फिक्स लाइन के चारों तरफ आप इसको घुमाएंगे तो आपको एक सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर जिसकी जो हाइट है वो ये होगी और जो रेडियस है वो ये होगी। फिर उसके बाद एक और है, जैसे मान लीजिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, समकोण त्रिभुज ले लिया। ये इससे बाउंडेड एरिया है, सरफेस एरिया है। यदि हम इसको इसके चारों तरफ इस तरीके से घुमाएं तो इस तरीके से यदि हम घुमाएंगे तो जो बनने वाला जो सरफेस होगा वो कोण होगा। यहाँ पर जो सरफेस आपको बनता, ये जो सरफेस बनता, ये आपका सिलेंडर, इसमें ये जो बनेगा ये स्फीयर बनेगा। तो इस तरीके से आप ये देख पा रहे हो कि जब कोई सरफेस एरिया किसी फिक्स लाइन के चारों तरफ घूमता है तो वहां से एक सॉलिड बनता है। अब यहाँ पर जो हमारी जो स्टडी है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। इसको हम कर्व के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो कर्व है, ये कर्व, दूसरे तरीके से हम यदि उसको कहें, ये जो कर्व है इस कर्व और ये फिक्स लाइन के बीच जो बाउंडेड एरिया है वो इन दोनों के बीच में घूम रहा है। तो यहां से जो बनने वाला जो सॉलिड है वो सॉलिड आपका स्फीयर है। अब यहां पर हम सॉलिड की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहला हर सॉलिड का वॉल्यूम होता है
और हर सॉलिड का सरफेस एरिया होता है। तो यहाँ पर हम कैलकुलस के थ्रू ये कैलकुलेट करेंगे या ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि जब कोई कर्व किसी दो बाउंड्री के बीच में, जब कोई कर्व, ये कर्व दो बाउंड्री के बीच में किसी फिक्स लाइन के चारों तरफ घूमता है या उससे बाउंडेड एरिया जब चारों तरफ घूमता है, तो उससे जो बनने वाला सॉलिड है उस सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका डेरिवेशन हम यहां पे देखेंगे। थ्योरम ये है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड formed by revolution of curve y is equal to fx about x axis between x is equal to a एंड x इज इक्वल टू बी। यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फिक्स लाइन है उस फिक्स लाइन को हम एक्सिस कहते हैं, जो घूमने और जो उससे सॉलिड बनता है उसको हम परिक्रमण ठोस बोलते हैं, सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो चलिए ये जो थ्योरम है इस थ्योरम का डेरिवेशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को इसका जो प्रूफ है इस डायग्राम से समझते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक कर्व आपको दिया है y इज इक्वल टू fx, उस कर्व को आप x एक्सिस के या उस कर्व और x एक्सिस के बीच जो बाउंडेड एरिया है, ये एरिया है, इसको x एक्सिस के चारों तरफ आप घुमा रहे हैं x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच। तो इस परिक्रमण, इस रिवोल्यूशन से जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। अब इसका डेरिवेशन आप समझिए, इसमें हम कैलकुलस का यूज करेंगे। तो हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं pxy और उसी के नजदीक में नेबरिंग पॉइंट हम लेते हैं qx प्लस डेल x और y प्लस डेल y। आप ज्योमेट्री से आप समझ सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये x है, ये y है। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x प्लस डेल x और ये जो है y प्लस डेल y। अब हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट को P और Q के बीच का जो कर्व है, मतलब P से Q तक कर्व को ले जाने पर जो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट मान लो हम मान लेते हैं डेल वी, ये वॉल्यूम का इंक्रीमेंट, मतलब यहां पर जो था इसको घुमाने पर अलग होगा। अब यहां से यहां तक लेने में जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का जो वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट है वो डेल वी। अब आप देखिए यहां पर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक ये हुआ और अब आप देखिए कि यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक आयत है, रेक्टेंगल है। अब यदि हम ये जो एरिया है, ये जो बाउंडेड एरिया है, इस एरिया मान लो इसको मैं M कह देता हूं और ये आपका A और B है। मतलब यदि हम PMAB ये वाला एरिया को x एक्सिस के चारों तरफ यदि हम घुमाएंगे तो आपको मालूम है कि रेक्टेंगल आयत के घूमने से आपका सिलेंडर बनता है। तो जो सिलेंडर बनेगा उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का आप फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है पाई r स्क्वायर h। तो अब आप यहां पर देखिए कि ये जब घूमेगा तो इसका जो रेडियस होगा ये रेडियस होगा, ये जो ऐसे घूमने से जो रेडियस आएगा उस सिलेंडर का, वो सिलेंडर का रेडियस होगा y। तो ये आपका y स्क्वायर हो गया। फिर उसका जो h है, जो हाइट होगी, वो हाइट होगी ये। तो ये डिस्टेंस यहाँ पर यहाँ तक x है, ये x प्लस डेल x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी
डेल एक्स। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये कर्व जब एक्स एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा, उसका जो वॉल्यूम, उसका जो सॉलिड बना, उसका जो वॉल्यूम डेल वी है, और यदि ये जो रेक्टेंगल घूमेगा उससे जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम ऑब्वियसली कम आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि ये एरिया कम घूम रहा है तो उसका जो वॉल्यूम है कम आएगा। अब यदि मैं इसको ऐसा कर देता हूं, मान लो ये n है, अब आप देखिए ये जो रेक्टेंगल है, ये कौन सा n, q और a b, इसको यदि मैं इसके चारों तरफ घुमाऊंगा तो फिर से सिलेंडर बनेगा, और उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा ये कर्व के घूमने से जो वॉल्यूम डेल वी आया है उससे ज्यादा होगा। तो अब उसका यदि हम निकालेंगे पाई आर, आपका क्या हो जाएगा? इसके घूमने से ये रेडियस होगा, तो ये क्या चीज है आपका? ये आपका क्यू वाई प्लस डेल वाई है, तो ये आपको क्या मिलेगा? वाई प्लस डेल वाई का स्क्वायर और इंटू डेल एक्स। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आ गया। अब हम यहां पर डेल एक्स से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा पाई वाई स्क्वायर इज लेस देन डेल वी अपॉन डेल एक्स इज लेस देन पाई वाई प्लस डेल वाई का होल स्क्वायर। यहां पर हम लिमिट ले लेते हैं टेकिंग q टेंस टू p। तो q टेंस टू p का मतलब है यदि q p की तरफ जाएगा तो डेल x भी 0 की तरफ जाएगा, डेल y भी 0 की तरफ जाएगा, और इसका जो डेरिवेशन होगा ये हो जाएगा आपका पाई वाई स्क्वायर इज लेस देन dv अपॉन dx, और ये हो जाएगा आपका पाई वाई स्क्वायर। तो ये स्थिति ये यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के चलते हैं। तो अब यहाँ पर आपका हो जाएगा, यदि इस इक्वेशन से आपको क्या मिला? इस इक्वेशन से मिला कि dv अपॉन dx इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर। अब हम इसको x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा a टू b dv अपॉन dx इज इक्वल टू पाई a टू b वाई स्क्वायर dx। ये आपको मिलेगा v a टू b इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर dx। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये आएगा वॉल्यूम फॉर x इज इक्वल टू b माइनस वॉल्यूम फॉर x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, a टू b इज इक्वल टू पाई a टू b वाई स्क्वायर dx। मतलब यहाँ तक के लिए जो वॉल्यूम होगा और यहाँ तक के लिए जो वॉल्यूम होगा, तो a तक के लिए यहाँ तक के वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो आपका जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू पाई a v वाई स्क्वायर dx। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यदि हमको y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व को x एक्सिस के चारों तरफ x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच हम उसको घुमाएं तो उसमें से जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का फॉर्मूला ये होगा। अब बहुत सारे कर्व हैं, आप y एक्सिस के चारों तरफ भी कर्व को रोटेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि वो लाइन x एक्सिस y एक्सिस हो, और कोई दूसरी लाइन हो सकती है x एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। कर्व के टाइप भी हो सकते हैं। कर्व का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया जा सकता है, पोलर फॉर्म में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। तो उन फॉर्मूले, जो भी फॉर्मूले हैं उनकी एक समरी हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको काम में आएगा। डिफरेंट टाइप के जो कर्व हैं और एक्सिस चेंज करने पे जो फॉर्मूले बनते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इनका याद होना ज़रूरी है। तो ये फॉर्मूले को समझने के लिए यहाँ पे आप टेबल पे देखिए, जैसे मान लीजिए आपका कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको आप x एक्सिस के
चारों तरफ, मतलब यहाँ पर एक्सिस आपका जो उसको रोटेशन का एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, आप किसके किसके बीच में उसको घुमा रहे हो, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच, मतलब उसका जो डायग्राम है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, x ये x एक्सिस के चारों तरफ आप उसको रोटेट कर रहे हो, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी के बीच, ये इसका फॉर्मूला होगा, इसको भी हमने डिराइव किया। अब इसमें यदि आपका एक्सिस y एक्सिस हो जाए, मतलब आपका जो कर्व है वो x इज इक्वल टू एफ ऑफ y टाइप में हम उसको लिखेंगे, y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी के बीच में घुमा रहे हैं, मतलब ये जो कर्व है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, उसको y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी के बीच में यदि आप y एक्सिस के चारों तरफ घुमा रहे हैं तो उसके लिए फिर जो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम का, जो सॉलिड आएगा उसका वॉल्यूम v इज इक्वल टू पाई ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये दोनों से ही मिलते जुलते जो फॉर्मूले हैं कि अभी तो चलो हमने रोटेशन का एक्सिस एक्स एक्सिस रखा है, मान लीजिए वो एक्सिस एक्स एक्सिस ना होके एक्स एक्सिस का पैरेलल कोई लाइन हो, मतलब इस तरीके का ये कि कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अब आप उसको x एक्सिस के चारों तरफ नहीं, ये जो y इज इक्वल टू के लाइन है उसको यदि आप उस लाइन के चारों तरफ उससे जो बाउंडेड एरिया है उसके चारों तरफ आप उसको रोटेट कर रहे हो, तो लिमिट वही है x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी, वो लाइन ऑब्वियसली x एक्सिस के पैरेलल आपका y इज इक्वल टू के होगा, पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसके लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा वो जाएगा b इज इक्वल टू पाई ए टू बी वाई माइनस के स्क्वायर डी एक्स। मतलब यदि x एक्सिस रोटेशन का एक्सिस नहीं है, उसके पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरीके से y एक्सिस रोटेशन एक्सिस नहीं है, आप y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ले रहे हैं तो y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन मतलब x इज इक्वल टू के, उसको आप y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी के चारों तरफ ऐसा उस बाउंडेड एरिया को ऐसा आप रोटेट कर रहे हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा इसमें आपका एक्स स्क्वायर डी वाई था, इसमें हो जाएगा पाई सी टू डी एक्स माइनस के स्क्वायर डी वाई। अब दो टाइप के और कर्व का फॉर्म है, एक यदि मान लीजिए आपका पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो उसमें आपको बताया जाएगा कि उसमें पैरामीटर है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आप ले रहे हो, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। यदि आपका कर्व पोलर कर्व है और उसको आप इनिशियल लाइन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हो, ये आपकी इनिशियल लाइन है, इसके चारों तरफ किसके किसके बीच में थीटा की लिमिट क्या है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा और थीटा इज इक्वल टू बीटा के बीच जो एरिया है उसको आप इनिशियल लाइन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 2/3 पाई अल्फा टू बीटा आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा। तो यदि आप जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन इसका आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और ये जो फॉर्मूले हैं उनको आपने अच्छे फॉर्मूले भी समझना पड़ेगा कि कहाँ किस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो, तो आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान होगा। यदि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, लिमिट निकाल लिया, फॉर्मूला याद है, कर्व आपको दिया ही जाएगा क्वेश्चन में, तो उसके बाद केवल आपका इंटीग्रेशन का काम रह जाता है, इंटीग्रेशन करके आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आने वाले जो 3 लेक्चर्स होंगे उसमें हम इन्हीं फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।